नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप सभी को सभी वीडियो देखने के लिए अनिवार्य हो जाता है। और जो भी आप सभी वीडियो देख लेते हैं, आपको हूबहू जो है सभी क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। इसलिए सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपको जो है एग्जाम की सफलता दिलाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन है? प्रातः काल में जो गाए जाने वाला राग है वो तोड़ी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग, हुमायूं ने चुनार दुर्ग, ये दुर्ग है, दुर्गा लिख दिया है। कहता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो किया था वो 1532 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1532। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में विकसित होने वाली स्थापत्य कला को किस शैली के रूप में जाना जाता है? सल्तनत काल में जो विकसित हुआ था शैली, स्थापत्य शैली कला को किस शैली के रूप में जाना जाता है? तो इंडो इस्लामिक शैली के रूप में जाना जाता है। क्या किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडो इस्लामिक शैली। क्लियर। तो सल्तनत काल में विकसित होने वाली स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की लगान व्यवस्था कैसी थी? शेरशाह की जो लगान व्यवस्था थी वो रैयत बाड़ी पर आधारित था दोस्तों। किस पर आधारित था? रैयत बाड़ी पर आधारित था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि शेरशाह की मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ये सभी पॉइंट्स भी ध्यान में रखिएगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है और शेरशाह का जो लगान व्यवस्था थी वो रैयत बाड़ी पर आधारित था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी सुल्तान के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा जाता था? सरकी सुल्तान के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा, जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया? प्रेम वाटिका काव्य की रचना जो है किसने किया था? तो प्रेम वाटिका काव्य की रचना रस खान ने किया था। किसने किया था? रस खान ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था? किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक देव ने किया था? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया था दोस्तों। उस समय सिकंदर लोदी का शासनकाल चल रहा था, उसी समय जो है सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक ने किया था। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सिखों के प्रथम गुरु जो है गुरु नानक हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिक सर्वाधिक होते हैं? किस तत्व के समस्थानिक जो है सर्वाधिक होते हैं? तो पोलोनियम का होता है। किसका होता है? पोलोनियम का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलोनियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो है सबसे पहले नील्स बोर ने किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने किया था सबसे पहले? नील्स बोर ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलचट्टे में श्वसन अंग, देखिए श्वसन अंग, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, श्वसन हो जाएगा, श्वसन अंग। तेलचट्टे में श्वसन अंग कौन है? सांस लेने वाला जो अंग है तेलचट्टा में, श्वसन अंग जो है कौन है? तो श्वसन अंग जो है वो क्यूटिकल होता है।
तेलचट्टा में जो श्वसन अंग होते हैं क्यूटिकल होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है सितार करता है। कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो बदलता है सितार बदलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने किसको मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि तैमूरलंग जब भारत पर आक्रमण किया था तो ये कहता है कि भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने किसको मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? तो खिज्र खां को किया था। किसको किया था? खिज्र खां को किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही जो है खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करता है दिल्ली पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने मुसलमान को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? वह कौन सा सुल्तान था जो कि मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो कौन थे? तो सिकंदर लोदी थे दोस्तों। कौन थे? सिकंदर लोदी थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? भारत में सबसे अधिक खारे पानी का जो झील है वो कौन सा झील है? वो सांभर झील है दोस्तों। कौन है? सांभर झील है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील सांभर झील है। जब से सबसे अधिक मीठे पानी का झील अगर पूछ लेगा तो बुलर झील हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी के झील सांभर झील राजस्थान में है, और सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरुग्राम कहाँ है? तो भारत में ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहीं कहीं भारत भी ऑप्शन दे देगा, तो इसलिए भारत मारना है। भारत के अंदर गुरुग्राम में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन किस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम हो जाएगा? इसको आप लोग कर लीजिएगा। कहता है कि किस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है? आयरन है, चूना है, एल्युमिनियम है और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो कौन सा मिट्टी है जिसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो इसमें आयरन और चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता अत्यधिक पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था लैंडन एवं रस्किन ने किया था। किसने किया था? लैंडन एवं रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि बाबरनामा का जो रचना किया था बाबर ने ही किया था, तुर्की भाषा में किया था। बाबरनामा का रचना किस भाषा में किया है?
तुर्की भाषा में किया है, जो कि बाबर ने ही किया था। क्लियर। इसका अंग्रेजी में अनुवाद लेंडेन एवं रस्किन ने किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कब? कहता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कर हो जाएगा यहाँ, निर्माण कर प्रत्येक किस दिन धार्मिक चर्चा का आयोजन निश्चित किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का जो निर्माण किया था, निर्माण करके प्रत्येक किस दिन धार्मिक चर्चा का आयोजन निश्चित किया था? तो बृहस्पतिवार के दिन किया था दोस्तों। धार्मिक चर्चा का जो आयोजन निश्चित किया था इबादत खाने में, वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को किया था। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक बृहस्पतिवार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन हम लोग देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है। पहला है, अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली का जो उच्चतम चोटी है वो गुरु शिखर है, जो कि बिल्कुल सही है। क्लियर। दूसरा है, कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली नदी के बीच है, बिल्कुल ये सही है। क्लियर। तीसरा है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है, ये बिल्कुल सही है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है, ये बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? सही क्रम है, ये क्रम कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिख रहा है कि कौन सा समूह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पूर्व में कौन है? तो सबसे पूर्व में जाइएगा तो कंचनजंगा मिलता है। सबसे पूर्व में कौन मिलता है? कंचनजंगा मिलता है। और कंचनजंगा के बाद देखिए पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात हम लोग कहाँ से चले हैं? अरुणाचल प्रदेश से चले हैं और बढ़ रहे हैं किधर की ओर? गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं, राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर। तो अरुणाचल प्रदेश से हम लोग जब चलेंगे तो सबसे पहले जो मिलेगा कंचनजंगा मिलता है। उधर से सबसे पहले कौन मिलेगा? कंचनजंगा मिलेगा। उसके बाद जो है एवरेस्ट मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? एवरेस्ट की पहाड़ी मिलता है। उसके बाद अगर आगे बढ़िएगा तो अन्नपूर्णा मिलता है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो अन्नपूर्णा मिलता है। उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो धौलागिरी मिलता है। तो इस तरह से जो है हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो ये सभी इस पर्वत शिखर देखने के लिए मिलेगा। पहले कौन मिलेगा? कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। क्लियर। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। पूर्व से हम चले थे, पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे तो शिखर का जो है नाम बताए, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। क्लियर। एकदम याद होना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा, ये बार बार एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है इसमें कि इन निम्न में से कौन सा राज्य है जो कि कर्क रेखा पर नहीं है, ऐसे करके पूछ लेता है, या कर्क रेखा पर है। तो आपको 8 राज्य का नाम याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एलिमिनेट करते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर सही से देते हैं और आपका सिलेक्शन निश्चित करता है। तो कौन कौन है 8 राज्य? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 8 राज्यों का नाम भी आप लोग को जानना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
ये 8 राज्य है दोस्तों। पहला राजस्थान से चलिए, इधर पश्चिम से चलिए और पूरब की ओर चलिए। पश्चिम से चलिएगा तो राजस्थान मिलेगा पहले, उसके बाद गुजरात मिलेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश मिलेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ मिलेगा, उसके बाद झारखंड मिलेगा, उसके बाद झारखंड से जैसे आगे बढ़िएगा तो वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल से आगे बढ़िएगा तो त्रिपुरा मिलेगा, त्रिपुरा से आगे बढ़िएगा तो मिजोरम मिलेगा। इस तरह से 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर है। क्लियर। भारत को बीचों बीच जो है कर्क रेखा 2 भाग में विभाजित करता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांटता है। क्लियर। और कर्क रेखा जो है 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है। कौन कौन गुजरती है महाद्वीप? तो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। 3 गो महाद्वीप का भी नाम याद रखना है। कौन कौन? एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश और उत्तरी अमेरिका महादेश। ये 3 महादेश से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। क्लियर। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। यही सब पॉइंट जो है एग्जाम में सफलता दिलाने का काम करता है और हजारों लाखों लड़का से आपको जो है ना अलग कर देता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ था वो पर्थ में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पर्थ में हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो पर्थ में हुआ और पर्थ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो स्वसंजक बल कहा जाता है दोस्तों। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है आकर्षण बल, उसको स्वसंजक बल बोलते हैं। और 2 अणुओं के बीच में जब लगता है, जो 2 अलग अलग अणुओं के बीच में लगता है तो उसको असंजक बल बोला जाता है। क्लियर रखिएगा एकदम। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण कर रहा है क्वेश्चन? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है, काली मिट्टी का, ऑप्शन ए हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, जिसमें कि काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? आयरन, जिसको लोहा बोलते हैं, आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की ये बहुलता पाया जाता है इसमें। क्लियर। यही जो बेसाल्ट चट्टान टूट करके बनता है, इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि ये सब बहुलता मात्रा में बहुतायत में पाया जाता है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोला जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्लियर। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। जो कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त माना जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। जबकि चाय और कॉफी के लिए लेटेराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। चाय एवं कॉफी के लिए क्या है? लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। उसी प्रकार कपास के लिए जो है काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। क्लियर। उसी प्रकार धान और गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी आवश्यकता पड़ जाता है दोस्तों। धान और गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। ये सभी पॉइंट्स जो आप ध्यान में रखिएगा, आपको जो है ना सभी स्टूडेंट से आपको अलग रखेगा। और यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में सफलता दिलाने का काम करेगा दोस्तों। इसीलिए जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में गांधी जी किसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 1893 ईस्वी में गांधी जी किसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1893 ईस्वी में गांधी जी किसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा था? तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां रंगभेद का सामना करना पड़ा था। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी किया था। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी लाइन जब हम आपको पॉइंट्स के रूप में देते हैं तब आपको जो है महसूस होता है कि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 1893 में क्या किए कि दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जहां पर उनको रंगभेद का सामना करना पड़ता है। 1894 में वहीं पर रह करके सामाजिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है और वकालत करने का फैसला लेता है। दोस्तों, और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी करता है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करता है दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन पर। देखिए स्टेशन का नाम भी हम आपके को दे रहे हैं। डरबन में पड़ता है एक पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन, पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन, जहां पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया जाता है, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों को और कुत्तों को जाना मना था। दोस्तों, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार भले ही गांधी जी से माफी मांग ली थी, लेकिन यह जो है इतिहास में दर्ज हो गया था कि पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन पर गांधी जी को नीचे ढकेल के फेंक दिया था। दोस्तों, तो ये इतिहास में वर्णन है। आज भी हम लोग को इस घटना से क्षुब्ध होना पड़ता है। तो भारतीयों को और कुत्तों को जाना मना था, इसीलिए कहता है कि फेंक दिया था। क्लियर? इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार भले ही माफी मांग ली थी, लेकिन हमेशा के लिए भारतीयों के मन में एक ठेस की भावना पहुंच गई थी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह भी किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा और वो स्टेशन का जरूर नाम रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में वो स्टेशन पड़ता है जिसका नाम था पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन। पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन, जो कि प्रथम श्रेणी से उनको क्या किया था? ट्रेन से ढकेल दिया था। प्रथम श्रेणी में बैठे हुए थे गांधी जी, वहीं से ढकेल करके बाहर फेंक दिए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति छापा मार नीति, इसको गुरिल्ला पद्धति या छापा मार नीति बोलते हैं, या कर लीजिएगा। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति या छापा मार नीति किससे सीखा था? तो अहमदनगर के शासक थे मलिक अंबर। अहमदनगर के शासक थे मलिक अंबर से सीखा था। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति या छापामार नीति जो सीखा था वो अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। क्लियर? शिवाजी ने अपना प्रथम अभियान जो चालू किया था वो बीजापुर के विरुद्ध किया था 1643 ईस्वी में, और बीजापुर के विरुद्ध करके तोरन का किला छीन लिया था। बीजापुर से तोरन का किला छीन लिया था 1643 ईस्वी में। यह पहला अभियान था शिवाजी का 1643 ईस्वी में, जबकि 1627 ईस्वी में जन्म हुआ था शिवाजी को। सोच सकते हैं कि मात्र 15 वर्ष की अवस्था में बीजापुर के विरुद्ध अपना अभियान छेड़ दिया था और तोरन का किला भी छीन लिया था। शिवाजी ने पन्हाला, कोल्हापुर, पुरंदर का किला भी जीत लिया था। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या भी कर दिया था। इन सभी पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था?
तो नाना फडणवीस को जो है मैकियावेली कहा जाता है। नाना फडणवीस को देखिए, नाना फडणवीस हो जाएगा, यहाँ नो कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। नाना फडणवीस किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को जो है मैकियावेली कहा जाता था। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके देखते हैं। पहला है, अफजल खान की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने पन्हाला पर अधिकार कर लिया था। एकदम बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अफजल खां की शक्ति को कुचल करके शिवाजी ने पन्हाला पर अधिकार किया था। जस्ट हम अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि शिवाजी ने पन्हाला, कोल्हापुर, पुरंदर के किला को भी जीता था। तो पन्हाला जो थे ये अफजल खां की शक्ति को कुचल करके जो है शिवाजी ने पन्हाला को जीता था। क्लियर? ये सही है। दूसरा है, घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन पागा था। बिल्कुल, ये घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन पागा था दोस्तों। क्लियर है? ये सही ऑप्शन है। तीसरा है, मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंधन और अनुशासन सर ए नौबत बनाए रखता था। तो बिल्कुल सर ए नौबत जो थे ये मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंधन और अनुशासन बनाए रखता था ये। क्लियर? तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, WC, देखिए ये अंतिम क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल क्या है? WBC का जीवन काल क्या है? तो 2 से 4 दिन होता है WBC का जीवन काल। क्लियर? जबकि 20 से 120 दिन जो है, ऑप्शन ए जो देख रहे हैं, ये RBC का जीवन काल है। ध्यान में रखिएगा। और 3 से 5 दिन जो देख रहे हैं आप, ये रक्त बिंबाणु का है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। बिंबाणु, क्लियर? रक्त बिंबाणु। तो WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। ये सभी ध्यान में रखिएगा। अब इसी के साथ हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।